Hello students, how are you? It's our second lecture of class plus one and the topic is four fundamental forces in nature. Four fundamental forces in nature. Initially क्या पढ़ा था बेटा हमने? फिजिक्स को डिवाइड किया था पर्टिकुलर टू पार्ट्स में. बिफोर 1900 जो फिजिक्स थे बेटा ये किसके लिए थे आपके पास? मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के लिए. और जो आफ्टर 1900 थे ये किसके लिए थे बेटा? पर्टिकुलर आपके लिए माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना के लिए. और इनको हमने क्या नाम दिया था आपके पास? जो मैक्रो है बिफोर 1900 वो क्या आपके पास है? क्लासिकल मैकेनिक्स. कौन सा बेटा? क्लासिकल मैकेनिक्स. और जो आफ्टर 1900 है माइक्रो, ये किसके लिए था? पर्टिकुलर क्वांटम मैकेनिक्स. क्लियर बेटा? अब यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? फोर फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर. ये पर्टिकुलर इसी से बिलोंग करती है. कैसे बिलोंग करती है? जो भी हम क्लासिकल वर्ल्ड की बात करें, हम यहां पे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना की बात करेंगे. अब यहां जो फोर्सेज लगेंगे, जैसे हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगी. मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाया, यहां पे क्या लग रहा है बेटा? आपके पास मस्कुलर फोर्स लग रही है. दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो यहां ये जो फोर्सेज है सारी की सारी ये किसका पार्ट होंगे? आपके पास मैक्रोस्कोपिक पार्ट होंगे, आपके पास मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना से रिलेटेड. और यहां ओवरऑल बेटा जितने भी टाइप के आप फोर्स पढ़ोगे उन सब का जो बेसिक है वो बेसिक फोर्सेज क्या बेटा? आपके पास टू टाइप्स है. कौन कौन सी? फर्स्ट क्या है आपके पास? ग्रेविटेशनल फोर्स. और सेकेंड कौन सा है बेटा आपके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. क्लियर यहां तक? ये जो भी हम क्लासिकल वर्ल्ड में पढ़ेंगे, जो भी हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फोर्सेस पढ़ेंगे बेटा, सारी की सारी कहां से अराइज होंगी? या तो उनका बेस मिलेगा आपको ग्रेविटेशनल फोर्सेज, या आपको बेस मिलेगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज. क्लियर? जब हम बात माइक्रो वर्ल्ड की करें, माइक्रो में यहां पे क्या होगा? टिनी पार्टिकल्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, फिर आपके पास न्यूक्लियस आ गया. न्यूक्लियस के अंदर भी क्या आपके पास? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जब उनके हम बीच की फोर्स की बात करेंगे तो यहां भी बेटा फोर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? पहला तो क्या आपके पास? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. और सेकेंड क्या है बेटा आपके पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. तो ओवरऑल बेटा जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं ये कितने टाइप की? आपके पास फोर टाइप्स की. ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस किनके लिए? आपके पास मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए, क्लासिकल फिजिक्स में. और सेकंड जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो बेटा यहां पे क्या क्या आपके पास? पहला वीक न्यूक्लियर फोर्सेज और दूसरा क्या आपके पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज. अब हम यहां पे क्या करेंगे? इनकी डिटेल स्टडी करेंगे. क्लियर होगी बात? कैसे क्लासिफाई किया हमने फिजिक्स में? बिफोर 1900 हमने फिजिक्स के दो पार्ट किए थे. एक तो बिफोर 1900 था बेटा, और दूसरा क्या था आपके पास? आफ्टर 1900. ये किसके लिए था आपके पास? क्लासिकल वर्ल्ड, सारा का सारा मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के लिए. और यहां पे क्या आपके पास है? ये किसके लिए? मैक्रो के लिए. और क्वांटम किसके लिए? आपके पास माइक्रो के लिए. अब यहां पे सिचुएशन क्या बनी? मैक्रो में जितने भी टाइप की फोर्स हैं, चाहे दो चार्ज के बीच की फोर्स है, चाहे स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कंप्रेस करेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों केस में बेटा स्प्रिंग भी क्या करता है? फोर्स लगाता है. एक रस्सी के अंदर कोई भी टेंशन है, ये सारी के सारी फोर्सेज आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मस्कुलर वगैरह वगैरह वो भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आएगा. और दूसरा क्या आपके पास है? ग्रेविटेशनल. क्लियर? और माइक्रो में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगी कौन कौन सी होगी? आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा क्या आपके पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब हम क्या करेंगे? इनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे. क्लियर? ओके. नाउ वी विल डिस्कस all these four forces one by one, and first one is a gravitational force. What is gravitational force? हमने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two objects due to their
मासेस की वजह से जो फोर्स लगेगी इसी का नाम क्या बेटा आपके पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसके बारे में किसने बताया था इनिशियली, न्यूटन ने, आइजक न्यूटन ने 1665। बेटा एक पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से क्या गिरा, एक एप्पल नीचे गिरा, फिर वहीं से उसने दिमाग दौड़ाया ये एप्पल नीचे क्यों गया है, ऊपर क्यों नहीं गया, और वहीं से क्या हुआ आपके पास है, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। तो ये किसके बारे में बताएगा, दो ऑब्जेक्ट हैं जो मासेस के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, उस फोर्स का नाम क्या आपके पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इट इज द यू कैन से वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे वीक फोर्स है बेटा। अभी डिस्कस करते हैं कैसे, पहले हम इसकी स्टडी करते हैं। देखो क्या काम हुआ, हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, मास बेटा m1, दूसरा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया मास m2, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना कंसीडर किया बेटा हमने r। अब हम यहां पे एक एक्सपेरिमेंटली देखते हैं इवेंट। हमने एक मास को कांस्टेंट मान लिया, सपोज करो बेटा ये 1 किलोग्राम। अब मैं इसको 1 किलोग्राम करता हूं तो इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। अब मैं इसको बेटा डबल कर दूं, 2 किलोग्राम कर देता हूं, तो जो फोर्स अब लगेगी वो पहले वाले केस से क्या है बेटा, डबल लगी। अब मैं इसको 3 किलोग्राम कर देता हूं तो फोर्स क्या होगी, पहले वाले केस से क्या है, 3 टाइम्स ज्यादा लग रही है। मींस जैसे जैसे m1 इंक्रीज होता गया बेटा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। किसके ऊपर डिपेंड की है, मास के ऊपर। मास कम फोर्स कम, मास ज्यादा फोर्स ज्यादा। यहां पे क्या लिखा हमने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। अब सेकंड केस क्या किया बेटा, हमने इसको कांस्टेंट कर दिया, m2 को धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू किया, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एंड सो ऑन। जैसे जैसे m2 इंक्रीज होता गया, यहां से फिर क्या पता लगा हमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से इंक्रीज होती गई। मास 1 किलोग्राम, फोर्स हमने मान ली F है। जैसे ही मास को हम 2 किलोग्राम कर देते हैं, फोर्स बेटा 2F डबल हो जाती है। मास को हम 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी क्या आपके पास 3 टाइम्स से इंक्रीज होती है। तो यहां से क्या मिलेगा आपके पास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2। अब थर्ड कंसेप्ट क्या किया बेटा हमने, दोनों मासेस को तो कांस्टेंट कर दिया, कोई भी पर्टिकुलर, फिर हमने डिस्टेंस वाले फैक्टर को चेक किया। हम डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या होती है, इंक्रीज, और हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कैसे है बेटा, वो भी हमने डिटरमाइन करने की कोशिश की। हमने डिस्टेंस को कर दिया पहले वाले केस से डबल, और फोर्स क्या होती है बेटा, 4 टाइम्स डिक्रीज होता है। डिस्टेंस कितना इंक्रीज किया, डबल, फोर्स कितनी डिक्रीज हुई, 4 टाइम्स। यदि हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स क्या है, 4 टाइम्स से इंक्रीज हो रही है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होके क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² मिलती है। पहले तो क्या डिस्कस किया, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम। अब वो कैसे वेरी की, हमने जो भी डिस्टेंस था पर्टिकुलर, उस टाइम पे फोर्स F मान ली। अब यदि हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो फोर्स क्या हो रही है बेटा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, यानी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो 4 टाइम्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो किस फैक्टर के अकॉर्डिंग वेरी की है, 1/r² के। तो थर्ड केस हमने यहां पे लिखा। क्लियर बेटा, ये आपके पास फैक्टर 1, ये आपके पास फैक्टर 2, ये आपके पास फैक्टर 3। अब इन तीनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करके लिखें। कंबाइन का मतलब क्या है, टू राइट द इफेक्ट कोलेक्टिवली। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। यहीं से क्या बनता है बेटा, आपके पास एक लॉ बनता है जो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और इसी लॉ का नाम क्या है आपके पास, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना ज्यादा प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, यहां पे प्रोडक्ट आएगा आपके पास, जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा 2 ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज्यादा क्या होगी, फोर्स लगेगी। जितना कम प्रोडक्ट होगा उतनी ही क्या होगी, कम फोर्स लगेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, r² हुआ। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्लियर। अब नेक्स्ट काम क्या किया बेटा हमने, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, इक्वल का निशान हो रहे हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यहां पे कितना, g नोट करते हैं बेटा हम ग्रेविटेशनल फोर्स g के लिए, g m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। ये क्या आपके पास है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, वेयर g क्या आपके पास बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं बेटा? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स निकालें, चाहे हम मून पे ले जाएं या स्पेस पे ले जाएं, किसी अदर प्लेनेट पे ले जाएं, किन्हीं भी दो प्लेनेट्स की बात करें, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे सभी केस में जी की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? यूनिवर्सल। कहीं पर भी हम एक्सपेरिमेंट करें, बीच में हम कोई भी मीडियम डाल दें या वैक्यूम रखें या फ्री स्पेस रखें, ना तो ये बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड करती बेटा, ना ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती, ना ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती, और ना ही ये किसी हमने यहां पे थर्ड ऑब्जेक्ट रख दिया, थर्ड ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस पे भी ये डिपेंड नहीं करती। तो ओवरऑल इसकी जी की वैल्यू से भी जगह क्या आती है? कांस्टेंट आती है, चाहे हम एक्सपेरिमेंट को हम अर्थ पे करें या स्पेस में करें, कहीं पर भी करें बेटा। दैट इज व्हाई जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जी की वैल्यू कितनी है? न्यूमेरिकल वैल्यू आप याद रखोगे 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11। यूनिट निकालने की कोशिश करें बेटा, जी को तो यहीं रखो, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपोजिट साइड, आर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, m1 और m2 आएगा नीचे, मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है बेटा, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, आप ये भी याद रखोगे। क्लियर? तो क्या बना आपके पास? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। यहीं से एक कंसेप्ट और भी क्लियर होता है बेटा। मैंने अर्थ के ऊपर 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट रखा, मैं उसको इजीली उठा सकता हूं, क्योंकि अब यहां जो फोर्स लग रही है अर्थ और 1 किलोग्राम के बीच में, अभी ये जो हमने केस डिस्कस किया था, मास को डबल कर दे, यदि मैं यहां पे 2 किलोग्राम रखता हूं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है ऊपर के लिए, क्योंकि पहले वाले केस से वो फोर्स कितनी होगी बेटा? डबल। अब मैं वहां पे 2 किलोग्राम की जगह 100 किलोग्राम रख दूं तो पहले वाले केस से वो फोर्स कितनी होगी बेटा? 100 टाइम्स ज्यादा होगी। यानी जब हम 1 किलोग्राम को फोर्स कितनी डाउनवर्ड फोर्स लगी थी, मैंने मान लिया F है, तो 100 किलोग्राम पे कितनी लगेगी? 100 F लगेगी। मींस 100 टाइम्स वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी उसके ऊपर। यही रीजन होता है कि बेटा भारी ऑब्जेक्ट को उठाना मुश्किल है, उसका मास ज्यादा होगा, तो मास ज्यादा होने से डाउनवर्ड फोर्स भी क्या है बेटा? ज्यादा है। यही रीजन है कि ऑब्जेक्ट हैवी होते हैं। हो जाएगा क्लियर है? जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा क्या होगी? डाउनवर्ड फोर्स। ये क्या है आपके पास? फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? अब यहां पे क्या करेंगे? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बेटा आपके पास? ये है वीकेस्ट फोर्स इन ए नेचर। अब तक की जो नॉन फोर्सेज है बेटा, उनके अंदर क्या है आपके पास? ये वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स कैसे बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन पे पड़ा है, अब ये मैंने यही कंसीडर किया, मेरे हाथ में ये क्या आपके पास? चौक है। जैसे मैं इसको छोड़ता हूं, अर्थ क्या करेगी? डाउनवर्ड खींच रही है, और मैं हाथ से इसको ऊपर उठा रहा हूं, मींस आई एम मोर पावरफुल देन अर्थ। क्लियर बेटा? मतलब क्या है? जो मेरी मस्कुलर फोर्स है इसके ऊपर जो डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे क्या है? ज्यादा। एक चींटी भी क्या करती है? किसी ऑब्जेक्ट को उठा के चल पड़ती है ना, मतलब उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो छोटा तीनी पार्टिकल हमने कंसीडर किया है उसके ऊपर फोर्स तो लग रही है डाउनवर्ड, और उसको चींटी उठा के दीवार के ऊपर चल रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या? चींटी की पावर भी ज्यादा होगी, उसकी जो फोर्स लगाई वो भी क्या बेटा? एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या? बहुत ही ज्यादा है। ओवरऑल यहां पे क्या ऑब्जर्व करते हैं हमें? दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन ए नेचर। सेकंड क्या है बेटा? इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। 1/r स्क्वायर हमने पढ़ा ना अभी। क्या आपके पास ये इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ? यदि जो फोर्स है या फील्ड वेरी करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यही क्या आपके पास है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये फोर्स किसको ओबे करेगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। थर्ड क्या है बेटा आपके पास? कौन सी फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्स। कौन सी फोर्स? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है बेटा? ऐसी फोर्स जो किधर काम करे? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। हमने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिला लिया, जो भी फोर्स इस लाइन के अलोंग काम करेगी वो क्या कहलाएगी आपके पास? सेंट्रल फोर्स।
ये जो सेंट्रल फोर्स है अट्रैक्टिव है, हालांकि सेंट्रल फोर्स बेटा अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ये किधर काम करेगी, पहला दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा पहले को। यदि सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होता तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक ही लाइन के अलोंग काम करते हैं। तो जो भी फोर्स एक ही लाइन के अलोंग, लाइन कौन सी होगी, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, इसके अलोंग जो वर्क करेगी, एक्शन करेगी, वो फोर्स क्या कहलाएगी आपके पास है, सेंट्रल फोर्स। क्लियर। फोर्थ पॉइंट बेटा, ये क्या है आपके पास, लॉन्ग रेंज फोर्स। कौन सी आपके पास, ये लॉन्ग रेंज फोर्स। अब लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, एक बहुत बड़े डिस्टेंस के ऊपर ये काम कर रही है। अब अपना पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है, जितने भी प्लैनेट्स है, किसके साथ बाउंडेड है, सन के साथ। अब कई हजारों करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है बेटा। जो कंप्लीट अपना सोलर सिस्टम है अपनी गैलेक्सी के अंदर भी बाउंड है, और जो दो ऑब्जेक्ट के, प्लैनेट और अर्थ के, सॉरी क्या नाम था, सन और प्लैनेट्स के बीच में फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो स्टार्स के बीच में, गैलेक्सी के बीच में, अंदर जितने भी स्टार्स है सारे के सारे फोर्स से बाउंडेड है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, फोर्स होगी। और ये क्या करती है कि लॉन्ग रेंज में वर्क करती है। क्लियर। पहली बेटा, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, नॉन फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मींस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे करेगी। थर्ड क्या बेटा आपके पास, ये सेंट्रल फोर्स है। फोर्थ हमने क्या कंसीडर किया, आपके पास ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और फिफ्थ क्या मान लिया बेटा आपके पास, ये कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की डिटेल स्टडी हम यहां फोर्थ यूनिट में करेंगे। यहां पे हम केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे। द फोर्सेज फॉर विच वर्क डन फॉर ए क्लोज लूप इज जीरो। मतलब क्या बेटा, हमने अर्थ कंसीडर की, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से ऊपर ले गया और ऊपर से वापस नीचे ले जाऊं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। पहले नीचे से मैं ऊपर लेके गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। वापस नीचे ले जाऊं तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। तो ओवरऑल जब यहां पे एनर्जी जीरो तो वर्क डन भी कितना होगा, जीरो। या हम क्या कह सकते हैं, द फोर्सेज फॉर विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो फोर्सेज जिसके लिए वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। किसका इंडिपेंडेंट होगा, पाथ फॉलोड का। वो फोर्सेज क्या कहलाएंगे आपके पास, कंजर्वेटिव फोर्सेज कहलाएंगे। क्लियर बेटा। ये सिंपल सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वीकेस्ट फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। सेंट्रल फोर्स आपके पास, लॉन्ग रेंज फोर्स आपके पास है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसका पार्ट होगी बेटा आपके पास है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स है। तो जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगी, अब हमने कह दिया कि प्लैनेट्स तो बहुत बड़े साइज हो गए, तो उनके बीच में जो फोर्स लगने वाले, जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सके, ये फोर्स क्या आपके पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। ये ध्यान रखो बेटा, मासेस के कारण जो फोर्स लगती है उसी का नाम क्या आपके पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। ओके। मैक्रोस्कोपिक जो फोर्सेस हमने पढ़ी बेटा, उसका जो सेकंड पार्ट क्या आपके पास है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और ये क्या आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सेम लैंग्वेज के ऊपर जैसे हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देखिए कैसे होगा, चार्ज कैसे है बेटा आपके पास, रेस्ट पे लेके चल रहे हैं। हमने पहला चार्ज कंसीडर किया, डिनोट किया बेटा Q1, दूसरा चार्ज कंसीडर किया बेटा Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कंसीडर किया हमने R। सेम लाइन पे है, पहले मासेस थे आपके पास M1 M2 और बीच में डिस्टेंस था R। यहाँ पे चार्जेस Q1 एंड Q2, बीच में डिस्टेंस क्या आपके पास R। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो पॉइंट है बेटा आपके पास पॉइंट चार्ज है, लेकिन पहले वाले केस में क्या था, मास कैसा था आपके पास, एक पर्टिकुलर फाइनाइट ऑब्जेक्ट था, फाइनाइट साइज के लिए। तो इनके जो बीच में जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स क्या कहलाएगी आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो बेटा, ऑब्जर्व करते हैं फिर से। हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। यानी लाइक चार्ज तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं जस्ट मान लेता हूं ये दोनों ही क्या आपके पास लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। पहले वाला केस जैसे हमने कंसीडर किया था, सेम लाइन पे बेटा, पहले एक चार्ज को मैंने फिक्स कर दिया। चार्ज की यूनिट क्या बेटा, कूलम, हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। एक चार्ज को मैं फिक्स कर देता हूं, मैंने एक चार्ज Q2 को फिक्स किया 1 कूलम। अब मैं Q1 को 1 कूलम करता हूं तो फोर्स लगती है।
यदि मैं इसको 2 कूलम कर दूं तो फोर्स क्या हो रही है, डबल। यदि मैं इसको 3 कूलम्स कर दूं तो फोर्स क्या हो रही है, 3 टाइम्स। सेम है जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज में था। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन होगी, दोनों चार्जेस सेम है बेटा, तो रिपेल और दोनों क्या है, डिफरेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ध्यान रखोगे। लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड की, पहले चार्ज के ऊपर, Q1 के ऊपर। एक को हमने फिक्स किया, जैसे जैसे चार्ज को, पहले चार्ज को बढ़ाते गए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होता गया। तो यहाँ पे क्या लिखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। अब फिर यही काम किया हमने, इसको तो फिक्स कर दिया बेटा, अब हम सेकंड को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, तो फोर्स धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। चार्ज डबल, फोर्स डबल, चार्ज 3 टाइम्स, फोर्स 3 टाइम्स, चार्ज 4 टाइम्स, फोर्स भी क्या लगी, 4 टाइम्स। तो किसके ऊपर और डिपेंड करेगी, सेकंड चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो कंबाइन करके क्या लिख दिया बेटा, सेकंड इफेक्ट को Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। थर्ड केस बेटा, जैसे पहले डिस्कस किया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम। और कैसे वेरी करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के, जैसे पहले वाले केस में हमने डिस्कस किया था। तो तीनों फैक्टर यहाँ पे आगे बेटा, पहला क्या आपके पास Q1 के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा Q2 के ऊपर डिपेंड करती है, और तीसरा R स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Q1 के डायरेक्टली चार्ज ज्यादा, फोर्स ज्यादा, दूसरा चार्ज ज्यादा तो भी फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम, डिस्टेंस कम, फोर्स से ज्यादा। और कैसे वेरी करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तीनों फैक्टर को हम कंबाइन करके लिखें बेटा, फिर से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी आ गया आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसने बताई थी बेटा, कूलम्ब्स ने। इसको हम कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। पहले वाला मासेस के केस में क्या था, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। यहाँ पे क्या आपके पास है, कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा आपके पास है, कूलम्ब्स लॉ। ये बेटा आपके पास कूलम्ब्स लॉ। कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। यहां पे हम वर्ड अट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे बेटा। लाइक चार्जेस में क्या होगा, रिपल्शन, अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन। हम दोनों के लिए एक ही कॉमन वर्ड यूज करें, इंटरेक्शन। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ध्यान रखोगे चार्जेस कैसे हैं, रेस्ट के ऊपर है, और कैसे हैं, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्मॉल, जिसके ऊपर चार्ज है, एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। The force of interaction between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. दोनों डेफिनेशन सेम है बेटा। पहले वाले केस में यहाँ पे मासेस वर्ड यूज किया था, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। लेकिन चार्जेस कैसे हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो क्या बना आपके पास है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो पॉइंट चार्ज है तो बेटा सेंटर का क्या, फाइनाइट वैल्यू तो है ही नहीं आपके पास, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिटवीन देम। क्लियर। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब हम इसी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल का निशान हो रहे हैं। कांस्टेंट क्या है बेटा आपके पास, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये क्या बना बेटा आपके पास, कूलम्ब्स लॉ। क्या प्रोवाइड करेगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोवाइड करेगा। क्लियर। अब बेटा हम इसके के बारे में और पढ़ते हैं। K कि सीजीएस वैल्यू तो कितनी है बेटा, 1। लेकिन एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, EPSILON, एप्सिलॉन नॉट। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है बेटा, 9 इंटू 10⁻⁹ कंप्लीट की वैल्यू बेटा के की 9 इंटू 10⁻⁹। और यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा वैसा ही फाइंड आउट करो। R स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, Q1 Q2 को नीचे, क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, वहां पे किलोग्राम स्क्वायर था, यहाँ पे क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर आ जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये क्या है बेटा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है इसकी यूनिट, किसकी, कांस्टेंट की। क्लियर। ये के किसके इक्वल है, सीजीएस में तो 1, लेकिन एसआई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक टर्म और आई बेटा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज है, ये है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या होंगे बेटा, यहां पे यदि वैल्यू पुट करें एप्सिलॉन तो ऊपर आ जाएगा और एफ की वैल्यू किधर आ जाएगी, नीचे। देखो यहां पे लिख रहा हूं एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमें यूनिट किसकी चाहिए बेटा, एप्सिलॉन नोट की। एप्सिलॉन नोट को ऊपर ले गए, बाकी वैल्यू नीचे। 1/4 एफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 1/4 तो कांस्टेंट है, क्या आएगा आपके पास, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन और मीटर स्क्वायर, मतलब पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, थोड़ा सा इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं बेटा, +2 में डिटेल में आएगा। कोई भी हमने दो चार्ज कंसीडर किए, दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी या रिपल्शन होगी। अब यदि इनके बीच में हम कोई भी मीडियम डाल दें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा चेंज हो जाएगी। तो बीच का मीडियम क्या करेगा, इनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को इफेक्ट करता है। कितनी कम फोर्स लगेगी, कितनी ज्यादा फोर्स लगेगी, ये कौन डिटरमाइन करेगा, बीच का मीडियम। और जो मीडियम जो परमिशन देगा उसी का नाम क्या आपके पास परमिटिविटी है। वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए का वर्ड यूज कर दिया हमने, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज परमिटिविटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। It is the physical quantity which determines the degree of force of interaction। दो मीडियम के बीच की दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में मीडियम है, तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो इन दोनों के बीच की फोर्स को डिटरमाइन करेगा, कितनी कम या कितनी ज्यादा लगेगी, फोर्स के एक्सटेंट को डिटरमाइन करेगा। वो मीडियम की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी आपके पास है, परमिटिविटी कहलाएगी। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा आपके पास। आप प्रेयर में बैठे हैं, बिल्कुल लास्ट रो में, लास्ट लाइन में, लास्ट स्टूडेंट आप ही हैं। आगे कोई भी टीचर स्टेज पे पर्टिकुलर स्पीच देता है। अब कई बार क्या होता है कि वहां पे जब एयर फ्लो करेगी, हवा चलेगी, तो कई वर्ड तो हमें क्लियर सुनाई देते हैं, लेकिन कई वर्ड हमारे कानों तक ही नहीं पहुंचते। तो मतलब बीच में जब जब मीडियम चेंज होगा, हवा की इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो कानों तक वर्ड तो नहीं आ रहे ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग है, एग्जैक्ट तो नहीं आपके पास ये। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम क्या करेगा, उन दोनों के अट्रैक्शन को या रिपल्सन को, ओवरऑल क्या कह सकते हैं, इंटरेक्शन को डिटरमाइन करेगा। वो जो डिटरमाइन करने वाली प्रॉपर्टी है उसी का नाम क्या है आपके पास है, परमिटिविटी। मैं एक एग्जांपल और भी लेकर चलता हूं बेटा। मेरे पास एक ग्लास सीट है, मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, आपके और मेरे बीच में ग्लास सीट है। यदि ग्लास सीट नहीं है तो विजन क्या बिल्कुल क्लियर। बीच में हमने ग्लास सीट लगा दी तो क्या उतना ही क्लियर विजन होगा, नहीं होगा। मींस बीच में मीडियम आते ही क्या होगा, एक्सचेंज कम हुआ। अब उसी के ऊपर डस्ट जम जाए बेटा थोड़ी सी, तो अब भी क्या विजिबिलिटी उतनी होगी। यानी पहले केस में तो लाइट बड़े इजीली जा रही थी, जब बीच में ग्लास आ गया तो लाइट कम क्रॉस करेगी, और जब बीच में उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल और भी आ गए तो लाइट और कम क्रॉस होगी। और उसी के ऊपर हम पेंट कर दें बेटा तो अब तो लाइट बिल्कुल ही नहीं गई ना। यानी जैसे जैसे बीच में मीडियम चेंज होता गया तो दो के ये ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन चेंज होता गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, दो चार्जेस के बीच में यदि मीडियम डाल दे तो मीडियम क्या करेगा, उनकी फोर्स को इफेक्ट करेगा। कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा, वो प्रॉपर्टी क्या आपके पास है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, परमिटिविटी। क्लियर। तो ये क्या था बेटा आपके पास, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब नेक्स्ट इसको मैं रिमूव कर देता बेटा। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की और स्टडी करेंगे। लगभग सेम है जो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ी थी। पहली तो क्या थी बेटा आपके पास, वीकेस्ट फोर्स थी, लेकिन ये वीकेस्ट फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटेशनल से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। क्लियर। इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। किससे बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं वन मानू, दो मैंने चार्ज पार्टिकल, मैंने पहला इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां पे रख दिया बेटा।
तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और मासेस के कारण क्या करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे। तो जो मासेस के कारण जो फोर्स होगी वो तो ग्रेविटेशनल होगी, और जो चार्जेस के कारण होगी वो कौन सी होगी आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यदि 1 आती है, 1 न्यूटन आती है, एग्जाम्पल एक लो, आएंगे नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आएगी, 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर। तो क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बेटा, वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्स एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो एक पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिली बेटा आपके पास, इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड बेटा यहां भी क्या आ गया आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये भी किसको ओबे करेगा, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r², इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड बेटा ये भी क्या आपके पास है, सेंट्रल फोर्स है, फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, या तो रिपल्सन करेगी या अट्रैक्शन करेगी, उसी लाइन के अलोंग ये एक्ट करेगी। तो कौन सी फोर्स होगी बेटा आपके पास, ये इट इज ए सेंट्रल फोर्स। क्लियर बेटा, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट फोर्थ, उसमें क्या पढ़ा था, कंजर्वेटिव। ये फोर्स भी कैसी है बेटा आपके पास, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव की डेफिनेशन अभी डिस्कस की थी हमने। यदि वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ फॉलोड पे, तो कोरस्पॉन्डिंग फोर्सेज क्या कहलाएंगे आपके पास, कंजर्वेटिव फोर्सेज। इसमें एक और डिफरेंस है बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती है ना, हमेशा कैसी होंगी, अट्रैक्टिव, लेकिन ये फोर्स क्या आपके पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव कब होगी, जब अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, और रिपल्सिव कब होगी, जब ये दोनों क्या है, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, दोनों चार्ज लाइक नेचर के, तो रिपेल करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये क्या है बेटा आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, ओके। अभी हमने डिस्कस किया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कौन सी टाइप की फोर्स थी आपके पास, मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के लिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना के लिए, और जो हमने नाम डिस्कस किए थे कौन कौन से थे आपके पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेज को समझने से पहले बेटा हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, रेडियो एक्टिविटी। हम यहाँ पे डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों फोर्सेज को समझने के लिए बड़ा जरूरी टॉपिक आपके पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी होती क्या बेटा, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, कंडीशन क्या है, वो कैसा होना चाहिए, रेडियो एक्टिव होना चाहिए। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होगा, रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा और गामा। अल्फा का मतलब क्या बेटा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसके इक्विवेलेंट होता है। बीटा का मतलब क्या बेटा आपके पास, इलेक्ट्रॉन है, और गामा केवल एनर्जी है बेटा। अल्फा क्या आपके पास है, इट इज इक्विवेलेंट टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। मतलब क्या बेटा, अल्फा पार्टिकल के पास दो तो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो तभी तो न्यूक्लियस बना ना हीलियम का ही। बीटा पार्टिकल क्या बेटा आपके पास है, ये इलेक्ट्रॉन है, और गामा क्या है, केवल आपके पास ये रेडिएशन है, एनर्जी है। और तीनों के तीनों कहां से निकलते हैं बेटा आपके पास है, ये न्यूक्लियस से निकलते हैं। क्लियर, इसमें सारा का सारा ये रेडियो एक्टिविटी में। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या बेटा, जो भी एमिशन अपने आप होगा उसके लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने मान लिया कोई भी मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलेंगे। उसके लिए हमें बाहर से कोई फोर्स इंप्लीमेंट नहीं करनी, ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, जो खुद रेडिएशंस निकलते हैं वही क्या आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करवाने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं होती। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन कहां से बेटा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से।
अब यहाँ पे पहला तो क्वेश्चन यही अराइज होता है बेटा कि इसके अंदर ये बीटा पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन आया कहां से। अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, कोई भी एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या बेटा बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर से कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकल के आया तो नेगेटिव आया कहां से। अंदर तो हमने दो ही चीज पढ़ी थी, या तो प्रोटॉन्स थे जो पॉजिटिव चार्ज है, या फिर क्या आपके पास है न्यूट्रॉन्स है जो कैसे आपके पास है न्यूट्रल्स है। तो हम इनकी स्टडी करेंगे बेटा, क्लियर। सेकंड केस क्या आता है आपके पास कि बीटा एमिशन होता क्या है। हम रेडियो एक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल का बाहर निकलना अल्फा डीके, बीटा पार्टिकल का बाहर निकलना बेटा बीटा डीके, और गामा पार्टिकल का बाहर निकलना क्या होगा गामा डीके, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम एक अल्फा बीटा डीके को लेके चलते हैं बेटा। बीटा डीके है क्या, मेरे पास कोई भी मैंने एक न्यूक्लियस कंसीडर किया, यहां पे लिखा बेटा मैंने ZA, ये हमने नोटेशन पढ़ा था बेटा 9th क्लास में भी पढ़ा है। नीचे क्या होता है आपके पास एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, ऊपर क्या आपके पास मास नंबर। चार्ज नंबर किसके इक्वल होता है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं। जब हम न्यूक्लियाई लेंगे तो प्रोटॉन है, और जब हम एटम कंसीडर करेंगे तो इक्वल टू किसके इलेक्ट्रॉन के भी हो जाएगा। हम यहाँ पे न्यूक्लियस लेके चले हैं, न्यूक्लियस का चार्ज नंबर कितना है Z, तो जितना Z है उतना ही क्या होगा इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। और ऊपर क्या बेटा आपके पास A का मतलब क्या होता है मास नंबर, मींस इट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। अब मैंने कह दिया बेटा यहां से एक बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ। बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल का मतलब क्या बेटा आपके पास है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। तो बचता क्या है बेटा अपने पास, ये समझने वाला क्वेश्चन है। वी आर लेफ्ट विद ए न्यूक्लियाई Y, या इस Y में क्या होगा बेटा Z+1, Z में एक नंबर इंक्रीज हो जाता है, जबकि यहां पे मास नंबर क्या रहता है आपके पास है सेम रहता है, और साथ में एक पार्टिकल और भी निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिनो, क्लियर। ये क्या है आपके पास है बीटा एमिशन। मतलब क्या बेटा हमने एक न्यूक्लियस कंसीडर किया, कौन सा न्यूक्लियस है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। जब भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो एक नया न्यूक्लियस बनता है। अब उस नए न्यूक्लियस का चार्ज नंबर तो कितना इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, और साथ में क्या है बेटा एक एंटी पार्टिकल एक सब पार्टिकल और भी निकलेगा जिसका नाम क्या है आपके पास न्यूट्रिनो। ये सारा का सारा क्या है आपके पास बीटा डीके, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस। अब यहां पे क्या गड़बड़ हुई बेटा, जब हमने कह दिया कि एक पार्टिकल बाहर निकल गया तो ये बीटा पार्टिकल जब बाहर गया तो यहां चार्ज नंबर कैसे इंक्रीज हुआ, उसको समझने के लिए एक थ्योरी समझो ध्यान से। यहां पे मैंने लिखा बेटा x z किसके इक्वल है बेटा p के, और a किसके इक्वल है n+p के। अब क्या माना गया बेटा जो भी न्यूट्रॉन है ना इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मैंने कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ये दोनों जब मिल जाए तो इसी का नाम क्या है न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है न्यूट्रल, 0, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, और जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मैं मिला दूं तो रिजल्ट कितना मिलेगा 0 ही तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या माना गया एक न्यूट्रॉन कैसा बेटा आपके पास है एक कॉम्बिनेशन है किसका एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेज है मैंने लिखी Z तो यूं का बेटा x z किसके इक्वल है p के, और n में से मैंने एक न्यूट्रॉन को अलग से लिख दिया। अलग से कैसे लिखा ये कॉम्बिनेशन बना दिया, एक न्यूट्रॉन अलग लिख दिया बेटा। तो यहां कितने बचे पहले n थे तो n-1 होंगे ना, प्लस में क्या कर दिया बेटा p यूं के यूं है। ये क्या है न्यूट्रॉन को अलग से लिख दिया जो कि कॉम्बिनेशन किसका प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। जब एक न्यूट्रॉन को अलग कर दिया तो यहां कितना बचा n-1। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है बेटा अब ये इलेक्ट्रॉन इससे अलग होके बाहर निकल जाता है बीटा पार्टिकल की फॉर्म में, तो बीटा पार्टिकल तो बाहर चला गया ना। अब सिचुएशन देखो पहले क्या था n-1, लेकिन जब एक प्रोटॉन बढ़ गया तो प्रोटॉन कितने हो गए बेटा n+1। फिर देखो सिचुएशन क्या बनी, ये मैं इंटरमीडिएट स्टेज ही लिख रहा हूं। यहां पे क्या बना Zp, ऊपर क्या हुआ बेटा n-1 क्योंकि एक न्यूट्रॉन तो चला गया। जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा क्या यहाँ पे प्रोटॉन, तो यहां पे क्या बचा प्लस p+1। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ें क्या बनेगा n-1 प्लस p+1, 1 से 1 तो क्या होगा बेटा कैंसिल आउट। ओवरऑल कितना बचा
N+p, और जब नीचे एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एक प्लस और भी लिखेंगे। तो अब कंक्लूजन क्या निकला बेटा, अब जो नया एलिमेंट बना आपके पास, इसको मैंने नोटेशन डाल दिया y, नीचे क्या है p+1, यानी z में क्या होगा, एक इंक्रीज हो गया, और ऊपर क्या था बेटा N+p, पहले क्या थे N+p, अब भी क्या है N+p, यानी क्या रहा आपके पास a यूं का रहा, प्लस में क्या बाहर निकल गया यहां से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने लिख दिया, इसी का नाम क्या आपके पास बीटा पार्टिकल। और जब भी बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, साथ में एक पार्टिकल और बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिनो। क्लियर होगी बात ये, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे बेटा, समझो ध्यान से। हमने क्या पढ़ा पहले, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस एमिशन of alpha, beta and decay, alpha, beta and gamma rays from radioactive nuclei। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीटा पार्टिकल की। हमने कोई भी एक न्यूक्लियस कंसीडर किया जिसका चार्ज नंबर Z है, जो चार्ज नंबर उतने प्रोटॉन उसके अंदर होंगे, मास नंबर कितना बेटा N+p। जब भी इससे बीटा पार्टिकल बाहर निकलता तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है आपके पास, यानी जब भी बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा, अकेला बीटा पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा, इसके साथ एक न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर, जब भी बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो नया न्यूक्लियाई बनता है, इसका चार्ज नंबर 1 बढ़ जाता है। अब एक बढ़ा कैसे, वो यहां पे समझा। न्यूट्रॉन को हमने क्या कंसीडर किया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। जब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल क्वांटिटी बनेगी, इसी का नाम क्या, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। तो यहां पे ये वैल्यू मैंने यूं क्यों लिखी, इसकी इंटरमीडिएट स्टेज क्या लिखी बेटा इक्वेशन की, n को, इससे मैंने एक न्यूट्रॉन को अलग से लिख दिया, अलग से लिखा तो यहां कितने बचेंगे n-1, प्लस में एक न्यूट्रॉन क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्लस में p। अब यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉन को अलग करने का मतलब क्या, बीटा पार्टिकल बाहर चला गया, तो यहां न्यूट्रॉन कितने बचे, n-1, क्योंकि एक न्यूट्रॉन तो टूट गया। अब प्रोटॉन में एक ऐड होगा तो कितना बचा बेटा आपके पास p+1। अब इसको सम अप करके ये लिख दिया, बीटा पार्टिकल को मैंने ये लिख दिया। ये रिएक्शन हुई आपके पास, इस रिएक्शन कौन से है आपके पास, ये रेडियो एक्टिविटी में बीटा डीके है। क्लियर होगी बात ये। अब हम वापस आते हैं बेटा टॉपिक के ऊपर। हमारे पास जो फोर्स है माइक्रोस्कोपिक है फिनोमिना के लिए, वो कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरी कौन सी थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स। जब भी बीटा डीके होता है तो बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के अंदर के बीच में जो फोर्स लगती है, इस फोर्स का नाम क्या आपके पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये रेडियो एक्टिविटी क्यों समझनी पड़ेगी, ताकि हम इसको समझ सके कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होती है क्या। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज ऐसी फोर्स है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में काम करेंगी। कब अराइज होती है, जब बीटा डीके होता है। तो ये हमने बीटा डीके की रिएक्शन लिखी, किसमें होगा बीटा डीके आपके पास है, रेडियो एक्टिविटी में होगा। क्लियर। तो जब भी बीटा पार्टिकल बाहर आएगा, कभी भी बीटा पार्टिकल अकेले बाहर नहीं आएगा, उसमें एनर्जी का फंक्शन होता है, हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे +2 में, यहां हम डिटेल नहीं लेंगे बेटा। जब भी याद रखो, जब भी बीटा पार्टिकल बाहर आएगा, अकेला बीटा पार्टिकल कभी नहीं आता, उसके साथ न्यूट्रिनो भी बाहर आएगा। बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगी, उसी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का नाम यहां पे क्या है आपके पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर। क्या नाम बेटा आपके पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। Now we will discuss the third force, weak nuclear force। अभी जो रिएक्शन हमने डिस्कस की बेटा रेडियो एक्टिविटी में, क्या थी आपके पास, हमने कोई भी एक न्यूक्लियस कंसीडर किया। न्यूक्लियस का नोटेशन क्या है, XZA। एक्स बेटा सिंबल है पर्टिकुलर किसी भी न्यूक्लियस के लिए। यहाँ पे Z क्या है, चार्ज नंबर, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज A, इट इज मास नंबर विच इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। क्लियर। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या थी बेटा आपके पास, XZA। हमने कह दिया जब भी यहां से बीटा पार्टिकल एमिट होगा, बीटा का मतलब क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन है, तो एक न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म होगा Y, जहां पे मास नंबर तो क्या होगा सेम, और चार्ज नंबर क्या होगा इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, जो अभी हमने रेडियो एक्टिविटी में डिस्कस किया था। और बीटा पार्टिकल के साथ क्या होगा, एक पार्टिकल और भी बाहर आएगा, जो क्या है आपके पास
न्यूट्रिनो। अब बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स है बेटा, इसी फोर्स का नाम क्या है आपके पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? व्हाट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड इट अराइजेज ड्यूरिंग द बीटा डीके। ये बीटा डीके का एक्सप्रेशन है बेटा। जब भी बीटा डीके होता है तो बीटा पार्टिकल के साथ साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी बाहर आता है, और इन दोनों के जो बीच की फोर्स है, इसी फोर्स का नाम क्या है आपके पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम है इसका? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? यदि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ज्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पे, हम क्या कहेंगे, सबसे पहली तो बात है इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग फोर्स। कितना बेटा? जो हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशन को 1 मानना था, तो ये ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में कितना है, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर, 25 से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर बेटा? हम सेकंड की बात करें, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स, जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज क्या थी, लॉन्ग रेंज फोर्सेज थी, ये क्या है बेटा आपके पास, शॉर्ट रेंज फोर्स। बिल्कुल जो न्यूक्लियर साइज है उसी के आसपास ये काम करेगी। जैसे ही बीटा पार्टिकल से ये क्या नाम था, न्यूट्रिनो दूर चला जाएगा, और न्यूट्रिनो क्या बेटा आपके पास अनस्टेबल पार्टिकल है, जो लाइफ टाइम इसका वेरी वेरी स्मॉल है। तो जैसे अपीयर होगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या होगा, ये डिसअपीयर भी हो जाएगा। तो इनके बीच में जो फोर्स है, ये क्या बेटा, एक थोड़े से डिस्टेंस में काम करेगी, विद इन न्यूक्लियर रेंज काम करेगी। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, शॉर्ट रेंज कहलाएगा। क्लियर? थर्ड क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कब अपीयर होगा, इट अपीयर्स, इट अराइजेज ड्यूरिंग बीटा डीके, इट अराइजेज ड्यूरिंग बीटा डीके। ये क्या था बेटा आपके पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाउ फोर्थ वन क्या आपके पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो भी कब क्लियर होगी बेटा, जब हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है। तो बगैर रेडियो एक्टिविटी के उसको भी समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। फोर्थ बेटा कौन सा आपके पास है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फिर से समझना ध्यान से। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियस की। हमने कोई भी एक न्यूक्लियस कंसीडर किया, हैवी न्यूक्लियस ले लिया कोई भी, सपोज करो मैंने बोल दिया यहाँ पे आयरन, या मैं न्यूक्लियस लेता बेटा यूरेनियम, जो कि रेडियो एक्टिविटी अच्छा एग्जाम्पल होगा, 92 235। अब 235 का मतलब क्या है, ऊपर क्या आता था आपके पास, मास नंबर आता था। यदि इसमें से मैं प्रोटॉन को घटा दूं तो रिमेनिंग पार्टिकल क्या बचेंगे बेटा आपके पास, ये क्या है, Z है ना, या P, और ये क्या आपके पास A, विच इज इक्वल टू N+P। इसमें से बेटा मैं ये वैल्यू लेस कर देता हूं तो क्या मिलेगा आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मींस हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, A में से क्या करें बेटा, P को लेस करें। व्हाट इज A, 2 3 5, what is P, 92, 143। ये 143 क्या बेटा आपके पास है, न्यूट्रॉन्स है। अब इसके अंदर मैं बात करता हूं तो बेटा प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 92, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहती थी कि पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा। फिर क्या रीजन है, कितनी छोटी सी जगह के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा बैठा है, जबकि पॉजिटिव को क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। तो इसका रीजन क्या है बेटा, आपके पास दो तरीके की फोर्सेज हैं। एक तो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज क्या कहती थी, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। दूसरी फोर्स कौन सी है बेटा आपके पास, यही फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। द फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियस, इसके अंदर ये तो मैंने प्रोटॉन ही लिखे हैं, इतने न्यूट्रॉन भी हैं। ओवरऑल कितने ये नंबर है बेटा, 235। कहां पे, विद इन द न्यूक्लियस। इतने पार्टिकल्स को जो आपस में बांधे रखेगी, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी, हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल पॉजिटिव को समझा। यदि इतने प्रोटॉन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या करेगी, रिपेल करेगी, और न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगी, इनको बांध देगी। तो जो भी फोर्स ज्यादा होगी उसी का इंपैक्ट ज्यादा होगा।
तो ये फोर्स क्या कहलाएगी आपके पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स, सिंपली द फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, collectively called nucleons within the nucleus. Within the nucleus is called strong nuclear force. और बेटा खास बात क्या है? इट इज द नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये कितनी है ग्रेविटेशनल के मुकाबले में? 10⁻38 टाइम्स, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो अब फिर से समझो ध्यान से बेटा, मैंने एक न्यूक्लियस कंसीडर किया, यहां पे मैंने दो ही प्रोटॉन माने पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या करेगी? इनको रिपेल करेगी, और न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगी? इनको बांधे रखेगी। यही तो सिचुएशन होगी ना। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हुई तो ये दूर भागेंगे, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाएगा। यदि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ज्यादा हुई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हुई, तो क्या रहेंगे? ये आपस में बंधे रहेंगे। ये सिचुएशन होती है बेटा। तो किसी भी अब रेडियो एक्टिविटी का काज भी यही आता है आपके पास। कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव कब होगा? उसका जब साइज बड़ा हो जाएगा। इसकी एक खास बात और भी न्यूक्लियर फोर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, ये भी शॉर्ट रेंज में काम करेगी। कैसे काम करेगी? शॉर्ट रेंज में, बहुत थोड़े से इस एरिया में बेटा, रीजन में काम करेगी। अब न्यूक्लियस का साइज छोटा है, जैसे हमने मान लिया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो उसमें तो न्यूक्लियस का साइज छोटा है। न्यूक्लियस का साइज छोटा है तो अट्रैक्टिव फोर्स तो है ज्यादा, रिपल्सिव फोर्स है कम। तो अट्रैक्टिव फोर्स है तो सारे पास पास पड़े रहेंगे, न्यूक्लियस का रहेगा स्टेबल। जैसे ही साइज बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे साइज बड़ा हो जाता है न्यूक्लियस का साइज, जब न्यूक्लियस का साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन तो क्या होगी बेटा? साइज कम होता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, अट्रैक्शन का इफेक्ट तो होगा कम, और रिपल्सन का इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। जब रिपल्सन का इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये पार्टिकल बाहर जाने लगेंगे, किसकी फॉर्म में? रेडियो एक्टिविटी की फॉर्म में। तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं बेटा। What is strong nuclear force? The force which binds the protons and neutrons, that is nucleons within the nucleus, तो इनको आपस में बांधे रखेगी। ये क्या कहलाएगी आपके पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। क्या है आपके पास? ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। क्लियर हो गई बात बेटा? अब ये कोई भी हम न्यूक्लियस कंसीडर करें तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं, बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? हालांकि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, पक्की बात है, लेकिन उससे एक और ज्यादा फोर्स काम कर रही है। वो फोर्स कौन सी आपके पास है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसी फोर्स के कारण जितने भी ये न्यूक्लियॉन्स है सारे के सारे आपस में क्या होंगे? बाइंड रहेंगे। हो जाएगा क्लियर है? तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? द फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली बात क्या बेटा? इट इज द नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स कौन सी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स थी। और ये क्या बेटा? अब तक की, आगे इन फ्यूचर में कोई भी इन्वेंशन हो सकती है। ये क्या आपके पास है? नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सेकंड पॉइंट बेटा, ये ग्रेविटेशनल से कितनी ज्यादा है? 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल। कितना बेटा? 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बेटा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। जब हम पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, तो इसका जो ग्राफ है बेटा, यहाँ आपके फोर्स है, ये डिस्टेंस है, ये एक रैंडम तरीके से वेरी करता है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा। ये एक अनइवन सा ग्राफ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे पर क्लासेस में। तो फिलहाल यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? पहली तो क्या? नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सेकंड पॉइंट क्या बना आपके पास? 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड पॉइंट क्या आता है बेटा आपके पास? इट डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट बेटा फोर्थ, ना तो ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, पहले वाली क्या थी? सेंट्रल फोर्सेस थी ना, ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं है। और फिफ्थ क्या बेटा? ये कंजर्वेटिव फोर्सेस भी नहीं है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल की बात की थी, वो कंजर्वेटिव थी, ये कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। और बड़ी बात बेटा एक और क्या होगा? ये भी क्या आपके पास है? शॉर्ट रेंज फोर्स है, विद इन न्यूक्लियस काम करेगी। जैसे न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता जाएगा, इस फोर्स का इफेक्ट कम होता जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। ये कहां पे काम करेगी? विद इन न्यूक्लियस, बिल्कुल स्मॉल रेंज में ये वर्क करती है। तो ये क्या है बेटा आपके पास?
strong nuclear force. What is strong nuclear force? The force which binds the nucleons within a nucleus. It is 10 raised to power 38 times stronger than the ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ये बेटा इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, 10 रेज़ टू पावर 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, इनवर्स केरला को ओबे नहीं करेगी, नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, शॉर्ट रेंज में ये काम करेगी, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बेटा, ये चार्ज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन को भी बांधती है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी बांधती है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आपस में बांधे रखती है। तो मतलब क्या, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेंगी। ये क्या था बेटा आपके पास, 4 फंडामेंटल फोर्सेज। 2 किसके लिए, माइक्रो, और 2 किसके लिए, मैक्रो। मैक्रो में क्या क्या था, क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे, जहां पे क्या है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम माइक्रो की बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, विद इन स्मॉल रेंज बात करेंगे, तो वहां पे क्या आएगा आपके पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर बेटा। अब हम इनकी रेशियो और लिखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो, वीक न्यूक्लियर फोर्स रेशियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेशियो, न्यूक्लियर फोर्स। यदि मैं बेटा ग्रेविटेशनल को 1 मानूं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना पढ़ा था हमने, 10 रेज़ टू पावर 25 टाइम्स इससे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो 10 रेज़ टू पावर 36 टाइम, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स थी कौन सी थी बेटा आपके पास, वो न्यूक्लियर फोर्स 10 रेज़ टू पावर 38 टाइम्स। ये है इनकी रेशियो। अब हम इन दोनों की बात करें, जो प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधेगी 10 रेज़ टू पावर 36, और सॉरी 10 रेज़ टू पावर 38, और जो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करी थी 10 रेज़ टू पावर 36। मतलब इन दोनों के बीच में देखें तो जो न्यूक्लियर फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक से बेटा 2 जीरो का डिफरेंस आ गया, 100 टाइम्स स्ट्रोंगर है। The strong nuclear force is 100 times stronger than the electrostatic force, लेकिन कब, within the nuclear range, उससे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ज्यादा हो जाएगी बेटा। ये क्या है इनकी रेशियो। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने 1 कंसीडर किया, तो इसके मुकाबले में वीक न्यूक्लियर फोर्स कितनी है, 10 रेज़ टू पावर 25, इसके मुकाबले में इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा 10 रेज़ टू पावर 36, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितनी आपके पास है, 10 रेज़ टू पावर 38। ये है बेटा रेशियो ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस। क्लियर, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन लॉस। अब कंजर्वेशन लॉस को समझने से पहले मैं छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करते बेटा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कोई भी फिजिकल प्रोसेस होता है, डिफरेंट टाइप की फोर्स भले ही लगी हो, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। और इन कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, कंजर्व्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, कंजर्व्ड क्वांटिटीज। और ये जो कंजर्व्ड क्वांटिटी है कब कांस्टेंट रहेंगी, इनके लिए पर्टिकुलर लॉज हैं। इन लॉज का नाम क्या आपके पास है, कंजर्वेशन लॉज। क्लियर, कंजर्वेशन लॉज। सबसे पहले बेटा, सबसे सिंपलेस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है आपके पास है, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब मेरे पास बेटा ये मैंने चौक ही कंसीडर किया, मैं इसको उठा के ऊपर लेके गया और ऊपर से मैंने इसको छोड़ दिया। सबसे पहले जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं खुद वर्क करूंगा, और वो वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। और जब इसको ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो बेटा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी आपके पास है, काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। ना तो हमने पोटेंशियल को क्रिएट किया है, ना हमने काइनेटिक को क्रिएट किया है, जस्ट कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमने एक पेंडुलम को सस्पेंड किया, रेस्ट पे है। अब मैं कहता हूं बेटा मैं इसको एक स्टोन से हिट करता हूं। सबसे पहले तो स्टोन भी रेस्ट पे ना, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करके जाएगा। जब भी हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, वर्क। और वर्क एनर्जी थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं, जो भी वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जो भी हमने वर्क किया स्टोन के ऊपर, उसी वर्क से क्या होगा बेटा, स्टोन के अंदर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब इसी काइनेटिक एनर्जी से स्टोन जब जाके हिट करेगा तो कुछ परसेंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
पेंडुलम के अंदर। अब ये पेंडुलम किधर गया बेटा, ऊपर की ओर गया। जब ये पेंडुलम मूव करके गया तो फिलहाल ये भी रेस्ट पे था, जब ये मूव करेगा तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम। अब ये पेंडुलम का जो बॉब है, पॉइंट मास है, ये कहां गया बेटा, इतना ऊपर तो चला गया ना, यहां से ही जगह है। जब ऊपर गया तो हाइट कवर करेगा, हाइट कवर करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मतलब जो पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी आई वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम। जब ये वापस पेंडुलम नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, काइनेटिक में। फिर ऊपर जाएगा काइनेटिक पोटेंशियल में, फिर वापस नीचे पोटेंशियल काइनेटिक में। ये प्रोसेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने ना तो पोटेंशियल को क्रिएट किया, ना हमने काइनेटिक को क्रिएट किया, हमने केवल फोर्स इंप्लीमेंट की। वर्क से क्या हुआ, एनर्जी, और एनर्जी क्या होगी बेटा, ट्रांसफर होती रहेगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी आता है आपके पास कि जब एनर्जी कांस्टेंट है, ओवरऑल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, फिर हम इतनी टेंशन क्यों लेते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हार्नेस चाहिए, एनर्जी हार्नेस चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके पास जो यूजफुल एनर्जी है ना वो ज्यादा है, और जो अनयूजफुल है, सॉरी, जो यूजफुल एनर्जी का अमाउंट कम है, अनयूजफुल एनर्जी का अमाउंट ज्यादा। ओवरऑल तो कांस्टेंट है। अब हमने चाय बनाई बेटा, चाय बना के यहाँ टेबल पे रख दी। अब चाय बनाने के लिए एलपीजी तो यूज हुई ना, एनर्जी तो हमने वेस्ट की। अब वो जो चाय गर्म हुई, गर्म हो गई, वापिस ठंडी होगी, तो वो एनर्जी कहां गई, चाय से एनवायरमेंट में। अब अपने पास कोई ऐसा सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि हम वापिस एनवायरमेंट से एनर्जी को कलेक्ट करके चाय को वापिस गर्म कर लें। यानी एनर्जी तो है लेकिन यूजफुल फॉर्म कम है, और अनयूजफुल फॉर्म क्या बेटा, ज्यादा है। यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। ये क्या आपके पास है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेम स्टेटमेंट है बेटा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पे क्या पढ़ा था बेटा, हमने 10th क्लास में चार्जिंग के मेथड पढ़े थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग। हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, पहला ऑब्जेक्ट ए मान लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बी मान लिया। यहां पे मैंने मान लिया बेटा इलेक्ट्रॉन्स 30, प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 30, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहां पे हमने कंसीडर किया बेटा 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 20, बिकॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ना तो एक्सेस चार्ज इसके ऊपर ना ही इसके ऊपर है। जब हम रब करेंगे तो ट्रांसफरिंग होगी बेटा, ट्रांसफरिंग होगी। मैंने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चला गया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया, नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो प्रभाव किसका ज्यादा होगा, प्रोटॉन का। यहां पे कितना बेटा, पॉजिटिव। अब देखो इवेंट से पहले की बात करें, जब हम रबिंग नहीं करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 50, टोटल प्रोटॉन कितने 50 इलेक्ट्रॉन 50 ही प्रोटॉन है। लेकिन जब हमने रब कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा 29, यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, कितने होंगे बेटा 21। प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। तो प्रोटॉन कितने बेटा 30, यहां कितने रहेंगे 20। अब हम इवेंट देखें तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, बिफोर ट्रांसफरिंग 50 इलेक्ट्रॉन्स 50 प्रोटॉन्स, मतलब जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो हो गया, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 50। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन अब भी कितने हैं, सॉरी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन अब भी कितने हैं 50। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स हैं। केवल हमने चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफर किया है, ना तो क्रिएट किया ना ही डिस्ट्रॉय किया। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हो जाएगा क्लियर। यदि मैं एक सिंपल सा बेटा कोई भी इक्वेशन लेके चलता हूं, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैं एक सिंपलेस्ट इक्वेशन लिखता हूं। यहां पे हमने क्या पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी के लिए 92 to 35, ये क्या आपके पास यूरेनियम का न्यूक्लियस
बेटा जब भी इसके ऊपर न्यूट्रॉन आके टकराएगा, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना, 0, मास कितना, 1, कोई भी एक रिएक्शन, ये हमने न्यूक्लियर फिजन पढ़ा था बेटा। यहां पे क्या बनेगा आपके पास, एक तो क्रिप्टॉन बनेगा, एक क्या होगा बेटा आपके पास बेरियम बनेगा, साथ में क्या होंगे 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट होंगे। क्लियर? इनका चार्ज नंबर बेटा बेरियम 56, क्रिप्टॉन 36, ये चार्ज नंबर है, और मास नंबर है बेटा 141 एंड 92, 141 एंड 92। अब यहां से हम ऑब्जर्व करें, देखो ध्यान से क्या ऑब्जर्व करते हो आप, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही तो आपके पास इवेंट थी। अब मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, नीचे क्या होता है चार्ज नंबर, यहां कितना चार्ज है पहले 92, 2 हिस्सों में यूरेनियम को तोड़ दिया, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना 0, यूरेनियम के चार्ज ऊपर चार्ज कितना 92 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी इतने अंडरस्टूड है। तो बिफोर इवेंट कितना है बेटा 92, आफ्टर इवेंट 36 प्लस 56, ये कितना आएगा बेटा आपके पास 92 आएगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं, तो जो चार्ज बिफोर इवेंट था या बिफोर रिएक्शन था वही चार्ज क्या बेटा आपके पास है आफ्टर रिएक्शन है। मतलब यहां पे हम केवल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के ऊपर या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये क्या था बेटा सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दोनों बिल्कुल इजी हैं, एक ही लैंग्वेज पे लिख सकते हैं हम। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है बेटा आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसके बाद फोर्थ लॉ क्या बेटा आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम इन दोनों लॉज को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं सेम लैंग्वेज के ऊपर बेटा। थर्ड वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस लीनियर मोमेंटम क्या आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कंजर्व्ड रहेगी। अब कंजर्व्ड कब रहेगी उसके लिए हम कंडीशन पढ़ेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर। हमने बेटा क्या पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ को रिमाइंड करो एक बार, 9th क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ +1 में पढ़ेंगे हम। F इक्वल टू dp बाई dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। उसका कंक्लूजन था बेटा आपके पास ये। अब मैंने यहां पे लिख दिया इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितनी है बेटा 0, यानी काम ही नहीं करती। मैंने मान लिया F इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा आपके पास dp बाई dt इक्वल टू 0। जब भी कोई इवेंट होती है टाइम तो कंटिन्यू रहेगा, टाइम तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा dp इक्वल टू 0। व्हाट इज dp? p किसको शो करेगा लीनियर मोमेंटम को, dp किसको शो करेगा चेंज इन मोमेंटम को, यानी चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0। हम इसको वर्ड में समझें तो मोमेंटम में चेंज 0, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या आपके पास मोमेंटम कैसी है कांस्टेंट और कंजर्व्ड। क्लियर? ये कब है बेटा जब हम क्या कहें कि किसी भी सिस्टम के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी है 0। इफ टोटल फोर्स acting on a system, total external force acting on a system is 0, then momentum remains conserved or constant। ये क्या है बेटा आपके पास थर्ड लॉ। किसी भी सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी तो उसकी मोमेंटम क्या रहेगी कांस्टेंट, मतलब जितनी इवेंट से पहले उतनी ही इवेंट के बाद। सिंपल सा एग्जांपल बेटा, हमने एक गन कंसीडर की, गन के अंदर बुलेट है, इनिशियली हमने उसको फायर ही नहीं किया तो गन भी रेस्ट में है और उसके अंदर जो बुलेट है वो भी क्या है रेस्ट में। जैसे गन को फायर करेंगे बेटा बुलेट किधर जाएगी आगे की ओर, गन किधर जाएगी पीछे की ओर। अब शुरू में मोमेंटम कितनी थी इनकी दोनों की, जो फायर नहीं किया, गन भी रेस्ट पे। मोमेंटम का फार्मूला क्या पढ़ा बेटा हमने, P इक्वल टू mv पढ़ा है, P इक्वल टू mv। दोनों पार्टिकल का मास तो है, गन का भी बुलेट का भी।
लेकिन दोनों शुरू में क्या है, रेस्ट में वेलोसिटी जीरो, तो दोनों की मोमेंटम कितनी, जीरो। लेकिन जैसे हम फायर करेंगे तो जितनी मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बुलेट की होगी उतनी ही क्या होगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में किसकी हो जाएगी, गन की। ओवरऑल कितनी रहेगी, जीरो। सिंपल सा कंसेप्ट समझना बेटा ध्यान से। हमने यहां पे कंसीडर किया, एक गन कंसीडर की, यहां पे हमने बुलेट कंसीडर की। गन का मास कैपिटल एम, बुलेट का मास स्मॉल एम। इनिशियली दोनों कैसे है बेटा, रेस्ट पे है, तो बुलेट की मोमेंटम m इंटू जीरो प्लस गन की मोमेंटम m इंटू जीरो, तो टोटल मोमेंटम बिफोर इवेंट क्या आपके पास, जीरो। आफ्टर इवेंट क्या होगी, सपोज करो बुलेट गई बेटा विद वेलोसिटी v और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब तो लगेगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसकी मोमेंटम कितनी बेटा, कैपिटल V। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जैसे ही फायर करेंगे बुलेट की मोमेंटम mv और गन की मोमेंटम कितनी बेटा, कैपिटल mv। तो टोटल मोमेंटम बिफोर इवेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर इवेंट। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितनी इवेंट से पहले थी उतनी क्या रहेगी, इवेंट के बाद रहेगी। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, जीरो। हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई बेटा, जो गन के अंदर स्प्रिंग होता है, गन ने बुलेट के ऊपर लगाई है और बुलेट ने क्या है, गन के ऊपर फोर्स लगाई। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही तो सिचुएशन होगी ना अपने पास ये। तो बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है, गन ने बुलेट को आगे की ओर धकेला, बुलेट ने गन को, सॉरी गन को पीछे की ओर धकेला, नेट मोमेंटम कितनी होगी, यहाँ पे जीरो होगी। तो ये काम कब है बेटा आपके पास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड कब, व्हेन टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज ए जीरो। क्लियर बेटा। इसी का जो कोरस्पॉन्डिंग एग्जांपल है वो क्या आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फोर्थ है बेटा आपके पास ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर की जगह क्या बेटा आपके पास, एंगुलर। एंगुलर वर्ड किसके लिए, रोटेशनल के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो पूरा प्रोसेस था लीनियर है, ये पूरा प्रोसेस क्या बेटा, रोटेशनल है। मैं सेम लैंग्वेज पे एक लॉ लिख रहा हूं यहाँ पे, टो इक्वल टू डी एल बाई डी टी। कुछ भी नहीं, दोनों क्वांटिटी सेम है। इनिशियली हमें नॉलेज नहीं है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे फोर्स एफ है, यहाँ पे रोटेशनल फोर्स है बेटा, टो बोलते हैं इसको, टॉर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लीनियर फोर्स है वो तो एफ है। जब भी जैसे मैंने ये रोड ही कंसीडर कर लिया, इसको मैं घुमाता हूं, एक पॉइंट के अबाउट घूम रही है ना, तो अब रोटेशनल फोर्स काम कर रही है। रोटेशनल फोर्स को क्या कहेंगे, टो। और जो लीनियर मोमेंटम वहां पे पी था, यहाँ पे कोई भी चीज गोल घूमेगी इस तरीके से, राउंड में घूमेगी, किसी पॉइंट के अबाउट घूमेगी, तो जो मोमेंटम होगी उस मोमेंटम का नाम क्या रखेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम। स्ट्रेट लाइन में लीनियर और रोटेशनल के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा हमें, एंगुलर मोमेंटम। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या बनेगा आपके पास, देखोगे ध्यान से यहाँ पे, टो इक्वल टू डी एल बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टॉर्क। सेम लैंग्वेज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टॉर्क। क्लियर। फिर से जैसे यहां पे फोर्स को जीरो किया था, यदि मैं टो को यहां पे जीरो कर दूं तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस शोज दैट डी एल बाई डी टी इक्वल टू जीरो, मीन्स डी एल इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी टी तो जीरो हो नहीं सकता। अब यहां पे मैंने बोल दिया डी एल जीरो है, व्हाट डज इट मीन, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू जीरो। और जब किसी क्वांटिटी के अंदर चेंज जीरो है तो इसका मतलब है क्या, वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा हम, एल इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या बना आपके पास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों में सेम लैंग्वेज है बेटा। यहां पे हम लीनियर की बात करेंगे, यहां पे हम रोटेशनल की बात करेंगे। टोटल फोर्स जीरो देन लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। इफ टोटल टॉर्क जीरो देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। हो जाएगा क्लियर। टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। हो जाएगा क्लियर। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं बेटा, कहां पे है कांस्टेंट। ये आपने किसी पर्सन को देखा होगा बेटा जो रस्सी के ऊपर चलते हैं, तो हाथ में क्या होता है बेटा, एक बड़ी सी लाठी उनके हाथ में होती है।
जैसे ही वो बैलेंस बिगड़ता है बेटा, उसको ऊपर या नीचे करके क्या करते हैं, अपने बैलेंस को बनाते हैं। यदि उनकी मोमेंटम लेफ्ट वार्ड होती है तो राइट वार्ड मोमेंटम को इंक्रीज कर देंगे, नेट मोमेंटम कितनी आएगी, 0। एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा, एक काम करना, एक जमीन पे पतली सी लाइन लगाओ और उसी के ऊपर चलने की कोशिश करो। जैसे ही आपकी बॉडी लेफ्ट वार्ड जाती है, आपका टॉर्क किधर गया, फोर्स किधर लग रही है बेटा, लेफ्ट वार्ड, बॉडी किधर जाएगी, राइट लेफ्ट वार्ड। तो अपने हाथ को राइट वार्ड घुमाना ऐसे शुरू करो, बॉडी धीरे धीरे क्या होगी, बैलेंस। मतलब शुरू में क्या बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे, तो रोटेशन मोमेंटम कितनी है, 0। जब लेफ्ट वार्ड इंक्रीज होती है तो उतना ही क्या कर दें हम, राइट वार्ड कर दें, नेट केस कितना हो जाएगा, 0। तो अब वहां पे कोई भी रोटेशनल टॉर्क, रोटेशनल फोर्स नहीं लगेगी, अपोजिट केस इसका कहेंगे। आगे डिटेल में हम 5th यूनिट में पढ़ेंगे बेटा। फिर से लॉ पे कंसीडर करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, पहला का पढ़ा हमने, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। थर्ड क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। यदि हम फोर्स को 0 करेंगे तो dp बाई डी टी भी क्या होगा, 0। dt 0 हो नहीं सकता, टाइम तो कंटिन्यू रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, dp इक्वल टू 0। व्हाट इज dp, चेंज इन मोमेंटम, मींस चेंज इन मोमेंटम 0, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। जब मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ तो मोमेंटम क्या बनी, कांस्टेंट। ये क्या कहलाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum। means what is linear momentum, total force acting on a system is 0, then momentum remains conserved or constant। same language पे यहाँ पे बेटा आपके पास law of conservation of angular momentum, if total torque acting on a system is 0 then angular momentum remains conserved or constant। clear, these are the 4 large conservation laws and it is all about chapter first in a class +1। okay beta, all the best।